So today we are starting a new chapter that is vector analysis. ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि वेक्टर एनालिसिस जो है वो ऐसे देखा जाए तो कोई चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक के तरीके से इसको मान लो आप कि एक टॉपिक है, ठीक है। बट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका यूज बहुत होगा आगे के चैप्टर्स में, बहुत ही ज्यादा यूज है भाई। जैसे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम लोग कह देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट या उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप का इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में आएगा, जो आगे लगभग हर चैप्टर में यूज होगा। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन सब का यूज होगा आगे के चैप्टर्स में। जब हम आगे के चैप्टर्स में किसी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसी चैप्टर का यूज होगा, इसी टॉपिक का यूज होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको क्लियर है कि ये है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मीनिंग होता है, ये हालांकि मैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको यूनिट एंड डायमेंशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। एक्चुअल में ये वेक्टर एनालिसिस का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको जो है यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुका था। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मतलब फिजिक्स में यूज करते हैं, जिनका कोई फॉर्मूला होता है, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड, दैट कैन बी डिफाइंड by the law of physics, by the laws of physics, okay। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फिजिक्स के लॉज की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे दो टाइप की निकल करके आती हैं, एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और एक हो जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक हमारे पास कौन सी हो जाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, एक हो जाती है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और एक हो जाती है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। हालांकि एक टाइप और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज, एक टाइप और होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। तो टेंसर आंसर अपन को नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है अपन को सिर्फ ये दो देखना है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज का क्या मीनिंग होता है, स्केलर क्वांटिटीज का क्या मीनिंग होता है, द क्वांटिटीज विच कंटेन या विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे इस चैप्टर में अगर हम स्केलर क्वांटिटीज, या इस चैप्टर का छोड़ो, इस चैप्टर मैं गलत कह गया, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्केलर क्वांटिटीज कहीं भी होगी तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में आप लोगों ने शायद सुना होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है ना, इसमें डायरेक्शन होता है, ये दो बातें आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ को फॉलो करें, वेक्टर लॉ के जो मतलब एडिशन लॉ होते हैं वेक्टर के, उनको फॉलो करे, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो ये बचपना हो गया, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो वेक्टर। लेकिन यार अब हम लोगों को ये लाइन भी बोलनी पड़ेगी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, वो तो है ही मतलब, लेकिन ये थर्ड वाली कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या नया मतलब आपने बता दिया, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो जीवन में कभी सुना ही नहीं है मतलब, है ना। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको हम देखेंगे इसी चैप्टर में, हमको इनको डिटेल में समझना है, पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, एक क्वांटिटी हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक करंट, एक क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब आप मुझे जरा ये बता दो कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, बताओ, अरे बोलिए।
हो गया, क्या हो जाता बीच बीच में? स्केलर। स्केलर है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यार स्केलर कैसे, देखो क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड नहीं है? बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन तब भी वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड वाली जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं कर रही। क्या? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को करंट फॉलो नहीं करती। तो इसकी वजह से हम लोगों ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होते कौन कौन से हैं? तो दो तरह के लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, लिखा नहीं है, बना दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्राइंगल लॉ है। और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मान लो आप ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों लॉज को हमें पढ़ना है वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद ही तो हम लॉस के बारे में बात कर पाएंगे। हमें उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं पता होगा कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लॉस कहां से पढ़ पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, हमको किसी भी वेक्टर को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो हम उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमें समझना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर को अपन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये एक लाइन से मैंने बनाया, इसको हम लोगों ने बोल दिया वेक्टर। और ए अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? एक एरो लगा देते हैं। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लगाए तो आप समझ जाना कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कभी कभी क्या करते हैं, मतलब एनसीईआरटी में देखना आपके बोल्ड लेटर लिखा होता है, थोड़ा सा डार्क लेटर सा लिखा होता है ऐसे इस तरह से। ठीक है, तब भी आप समझ जाना कि ये वेक्टर क्वांटिटी को ही शो कर रहा है। मतलब एनसीईआरटी की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर किसी बुक में भी अगर आप देखो कि कोई लेटर अगर बोल्ड लिखा है तो आप समझ जाना कि वो बोल्ड लेटर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, एरो नहीं भी लगा होगा तो बोल्ड लेटर लिखा होगा, या फिर एरो लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये वाला पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग कह देते हैं टेल। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल। और ये जो एरो बना हुआ है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेड। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हेड। या फिर इसी पॉइंट को अपन लोग और क्या कह देते हैं? एरो हेड। इसी पॉइंट को हम लोग और क्या कह देते हैं? एरो हेड। ठीक है, और टेल से लेकर के हेड तक का जो ये डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टेल एंड हेड इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को शो करने के दो तरीके हैं कि या तो आप वेक्टर के बगल में ऐसे मोड़ लगा दो, या फिर आप सिर्फ ए लिख दो। देखो सिर्फ ए यहां पे भी लिखा है और सिर्फ ए यहां पे भी लिखा है, इन दोनों में लेकिन डिफरेंस है। ये जो ए लिखा हुआ है ये बोल्ड लिखा है, डार्क लिखा है, बट ये डार्क नहीं है, ये नॉर्मल लेटर लिखा है जैसे अदर लेटर ये जो आपको दिख रहे हैं मतलब। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे मोड लगा दो तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड है, और या फिर आप सिर्फ ए लिख दो तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये, है ना। तो टेल आपको समझ में आ गया, टेल का मतलब क्या होता है? द स्टार्टिंग पॉइंट। और एरो ये जहां पे लगा होगा उसको हम लोग कह देते हैं हेड। एरो जहां लगा होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हेड कह देते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। जैसे बात कर लेते हैं कि सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। some important definitions related to vector वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको समझना जरूरी है। जैसे अगर पहली डेफिनेशन की बात हम लोग करते हैं तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल वेक्टर। पहली डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का क्या मीनिंग होता है भाई? इक्वल वेक्टर का क्या मतलब होता है? तो अगर दो वेक्टर, हाँ हाँ, क्या क्या बोलो बोलो, मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, अरे क्या कह रही थी? मैं सुन ही नहीं पाया था, फिर से बोल दो एक बार। नहीं बोलेगी, गुस्सा हो गई, नहीं बोल रहा सर।
देखो अगर हमारे सर पास ये बोल रही थी हाँ कि इक्वल वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शंस होते हैं, उसमें वो इक्वल हाँ वेक्टर्स होते हैं। यस बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इनके मैग्नीट्यूड और इनके डायरेक्शन दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। इनके मैग्नीट्यूड और इनके डायरेक्शन दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, तभी हम इन लोगों को बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर, तभी हम इन लोगों को बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। अब देखना, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड हेड, डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड हेड शुड बी इक्वल। ये देखो, अब दोनों वेक्टर्स का टेल से लेकर के हेड तक का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और दोनों के दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि दोनों का डायरेक्शन भी कैसा है, सेम। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे सेकंड वाला आ जाता है ऑपोजिट वेक्टर। सेकंड वाला हो जाता है हमारे पास ऑपोजिट वेक्टर, कि भैया ऑपोजिट वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो अगर मान लो कि ए और बी दो वेक्टर ऐसे हैं जो ऑपोजिट वेक्टर हैं, तो ऑपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि एक वेक्टर अगर ऐसे बना है तो दूसरा वेक्टर कैसे बना होगा, उल्टा। दूसरा वेक्टर कैसे बना होगा, उल्टा। लेकिन यार दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, देखो आप दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। यहां से ये डिस्टेंस देखो आप सेम है कि नहीं, ये डिस्टेंस देखो आप सेम है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे हैं, सेम है। लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, माइनस। यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं कि नहीं। तो यहां हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम। मैग्नीट्यूड तो कैसा है, सेम है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन का मतलब होता है ऑपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑपोजिट, एक होता है डिफरेंट। आप यहां पे ये बोल सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। और आप यहां पे ये भी बोल सकते थे कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन हर एक डिफरेंट ऑपोजिट नहीं होता। मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। हर एक डिफरेंट अपोजिट नहीं होता। डिफरेंट तो ये भी है ना कि अगर एक यहां है और दूसरा यहां है तो ये भी तो डिफरेंट है, लेकिन क्या ये अपोजिट है, ये डिफरेंट तो है, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है। बट क्या ये अपोजिट है डायरेक्शन, नहीं, ये डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, ये डायरेक्शन डिफरेंट तो है, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट अपोजिट नहीं होता, लेकिन हर एक अपोजिट डिफरेंट जरूर होता है। इज इट ओके, बोलो। यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो ऑपोजिट वेक्टर में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस बात को याद रखना, मैग्नीट्यूड भी ऑपोजिट मत कर देना कि किसी का मैग्नीट्यूड 21 है, आपने ऑपोजिट कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड आपने 12 लिख दिया, कि मतलब सर इसका ऑपोजिट हो गया, मिरर फॉर्मूला, मिरर इमेज बना दी हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीजें, ठीक है। अब हम थर्ड वाली डेफिनेशन की बात करते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन है हमारे सामने नल वेक्टर। थर्ड डेफिनेशन है हमारे सामने नल वेक्टर। तो यार ये नल वेक्टर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, उसको हम लोग कह देते हैं नल वेक्टर। एक ऐसा मैग्नीट्यूड, सॉरी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो। नल मींस नथिंग, नल मींस नथिंग, ठीक है। तो कोई है ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, कुछ भी मैग्नीट्यूड आ ही नहीं रहा, जीरो मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम लोग बोल देंगे नल वेक्टर, बस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट वेक्टर कह देते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या हो जाता है, 1। यूनिट का मतलब क्या हो जाता है, 1। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट वेक्टर कह देते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। हाँ, अब इसमें भी कुछ मैं नोट बता रहा हूं आपको जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, समझ लेना। पहला नोट, यूनिट वेक्टर
along x एक्सिस, इसको हम लोग शो करते हैं आई कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम लोग शो करते हैं आई कैप से। दूसरा है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम लोग शो करते हैं जे कैप से, इसको हम लोग शो करते हैं जे कैप से। और थर्ड वाला है यूनिट वेक्टर, थर्ड वाला है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, इसको हम लोग शो करते हैं k कैप से। तो ये तीन वेक्टर होते हैं, इन तीन यूनिट वेक्टर्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, i कैप से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इसको हम लोग j कैप से शो करते हैं। और यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, इसको हम लोग k कैप से शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, बात अगर हम लोग करते हैं यूनिट वेक्टर का, सर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग देखो, जैसे अगर कोई भी वेक्टर ए है, उसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, कैप। और फॉर्मूला इसका क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा वेक्टर ए का ही लेना है क्या, नहीं, मतलब कोई भी वेक्टर हो उसकी बात हो रही है। मैं यहाँ पे ए वेक्टर लेके चल रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, समझ में आई? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर ऐसे बोल दो कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। सो क्लियर है ना, इतना बताओ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इनमें? यस सर। ओके, तो अब हमें अगर कोई वेक्टर लिखना है, किस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर हमें लिखना है इसका वैल्यू कितना है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्या हम लोग इस तरह से किसी भी वेक्टर को शो कर सकते हैं? क्या हम लोग किसी भी वेक्टर? यस सर। गुड। अब यहाँ पे आप मुझे बस इतना बता दो कि व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स क्या है। यहाँ मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि व्हाट इज ए एक्स, व्हाट इज ए वाई एंड व्हाट इज ए जेड। तो ए एक्स क्या है, कौन बताएगा मुझे ए एक्स क्या है? ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट है एक, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। कंपोनेंट है सर। यस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग Vector A, एक्स एक्सिस। X तनिषा ने भी axis। शायद यही बोला था। यस सर। गुड। ए वाई का मतलब क्या हो जाता है, ए वाई का सिंपल सा मतलब हो जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ओके, और ए जेड का मतलब क्या हो जाता है, ए जेड का मतलब हो जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। बताओ, इतनी बात क्लियर? एनी डाउट? क्या कोई डाउट? क्लियर हो गया? नो सर। गुड। तो ए एक्स ए वाई और ए जेड को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखो यहाँ पे ये आई कैप जे कैप और के कैप भी साथ में चिपका हुआ है, इसका क्या रोल है? इसका रोल क्या है? इसका रोल सिंपल सा ये है कि इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो इसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने यहाँ पे, इस ए का मैग्नीट्यूड जो ये लिखा हुआ है, इस ए का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ए कैप। तो ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड, ए क्या है, मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या है, डायरेक्शन, ए कैप क्या है, डायरेक्शन। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर ए एक्स लिखा है तो वो क्या है, एक कंपोनेंट है वेक्टर ए का, यानी मैग्नीट्यूड टाइप का मान लो उसको, मैग्नीट्यूड मान लो उसको। ठीक है, और आई कैप साथ में चिपका है, तो वो आई कैप किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन को, के एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, यहाँ पे ए वाई है और साथ में जे कैप भी लिखा है, तो जे कैप का मतलब है कि वाई एक्सिस के अलोंग है, और ए जेड का साथ में के कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जेड एक्सिस में भी इसका कोई ना कोई पोर्शन है, इसका कोई ना कोई पार्ट है। अरे सीधी सी बात ये है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे दो एक्सिस बना दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने कोई वेक्टर इस तरह से बनाया, ये लगभग स्ट्रेट लाइन है, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब बन गई, वो स्ट्रेट लाइन ही है, वो मान लो ऐसे। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताओ, आप अगर यहाँ से इस पे रोशनी डालो, मतलब फ्लैश लाइट इस पे डालो, टॉर्च होती है ना, टॉर्च सुना है, टॉर्च, वही टॉर्च, यहां से अगर रोशनी डालोगे तो यार इसकी इमेज आपको इस वाई एक्सिस पे दिखाई देगी ना। यस सर। और अगर आप इस पे यहां से रोशनी डालोगे तो फिर क्या इसकी इमेज एक्स एक्सिस पे भी हमें दिखाई देगी? यस, बिल्कुल दिखाई देगी, है ना। तो ये इस वेक्टर ए का एक पार्ट अपन को एक्स एक्सिस पे दिखा जिसको अपन ने ए एक्स बोला है, इसी का एक पार्ट अपन को वाई एक्सिस पे दिखा जिसको अपन ने ए वाई बोल दिया है। तो वही उसी चीज को, उसी पार्ट को, उसी पोर्शन को, उसी इमेज को हम लोगों ने एक नया नाम दिया कंपोनेंट। उसी को हम लोगों ने एक नया नाम दिया कंपोनेंट। आपको ये कंपोनेंट का मतलब समझ में आया, फील आया कुछ? कंपोनेंट का मतलब क्या है भाई? है कंपोनेंट का मतलब है एक तरह से मान लो कि उसी का कुछ पार्ट, जैसे कोई चीज 10 है तो उसको अपन कई सारे पार्ट्स में डिसॉल्व कर सकते हैं, 6 4 5 5 3 7 2 8। तो ये 2 8 3 7 5 5 6 4 ये क्या है? ये 10 के कंपोनेंट है, ये 10 के कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब मेन वेक्टर के कुछ पोर्शन जिसमें हम छोटा छोटा पार्ट करके उसको बांट लें, तो वही कंपोनेंट होता है। कि भाई एक प्लेन में कोई वेक्टर बना था, उसका एक्स एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है, उसका वाई एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है, बस वही चीज मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो सिंपल है, कोई इतना मतलब खतरनाक सी चीजें है नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ना? यस। ओके, वेरी नाइस। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको दो लॉज बताए हैं ना वेक्टर एडिशन के। कितने लॉज बताए हैं? दो लॉज बताए। तो पहला वाला लॉ क्या था हमारा? ट्राइंगल लॉ। पहला वाला क्या था? ट्राइंगल लॉ। और दूसरा वाला क्या था हमारा? पैरेललोग्राम लॉ। इस तरह से, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला लॉ है हमारे पास ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है ये हमें समझना है। देखो, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये हम लोगों ने मान लिया वेक्टर ए, और एक वेक्टर हम लोगों ने इस तरह से मान लिया ये हो गया कोई वेक्टर बी। ठीक है, ये हम लोगों ने दो वेक्टर मान लिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बीच में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। कहाँ बता दूं? जगह कहाँ है? चलो यहाँ देख लेते हैं, या फिर यहाँ नहीं, मैं उसको अलग से ही बताता हूँ आपको। एक मिनट रुको जरा। अरे यार ये क्या हो जाता है? अरे यार, ये तो जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। चलो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ। देखो, जैसे मैं अगर फोर्स की बात करता हूँ, ये कलर दिख रहा है क्या आपको? मुझे नहीं लगता ये दिखता होगा। दिख रहा है प्रॉपर? चलो मैं तब भी चेंज कर ले रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी है तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा। ठीक है, चलो मैंने आपसे पूछा कि 5 न्यूटन ईस्ट, कोई एक फोर्स लगा 5 न्यूटन ईस्ट, और एक कोई फोर्स लगा 5 न्यूटन वेस्ट। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो और मुझे बताओ फोर्स अलग अलग है या सेम है? ये बताओ, ये दोनों फोर्स अलग अलग है या सेम है? ये बताओ, बताइए। इन दोनों फोर्सेस के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये दोनों फोर्स सेम है या फिर ये दोनों फोर्स अलग अलग है? बताओ, बोलिए, क्या कहना चाहते हो? सेम है सर। यही तो दिक्कत है, इसलिए तो मैं इसको अलग से बताना चाह रहा था। सुनो, इनके मैग्नीट्यूड सेम है बस। यार ये डायरेक्शन देखो ना, अपोजिट है। अपोजिट नहीं, डिफरेंट मान लो। भाई जरूरी नहीं अपोजिट, नॉर्थ लिख देता मैं तो। डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अलग है, डिफरेंट है। अपोजिट तो है, मतलब ईस्ट और वेस्ट लिख दिया इसलिए अपोजिट है। लेकिन अगर वेस्ट की जगह मैं नॉर्थ लिख देता, मैं साउथ लिख देता, तो अपोजिट थोड़ी होता, तो डिफरेंट ही कहते हैं। इन जनरल हम डिफरेंट कह रहे हैं उसको। ठीक है, तो यार डायरेक्शन अलग हो गई तो इसका मतलब है वेक्टर बदल गया। तीसरा देखो, तीसरा 6 न्यूटन ईस्ट, इस पहले वाले को तीसरे वाले को कंपेयर करो। देखो डायरेक्शन सेम है, ईस्ट ईस्ट है,
लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, 5 न्यूटन है, इधर 6 यस न्यूटन है, सर, तो वेक्टर बदला कि नहीं बदला? बदल गया। बदल गया, यानी Yes, sir. फोर्स बदल गया ना। अब फोर्थ देखो, फोर्थ मान लो लिखा है 7 न्यूटन नॉर्थ। अब आप फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से कंपेयर करो, फर्स्ट वाले को ही करना है फोर्थ से कंपेयर। अब बताओ आप, मैग्नीट्यूड बदला? डायरेक्शन भी Yes, अलग sir. है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी अलग अलग है। है। यस, मैग्नीट्यूड भी बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गई, तो इसका मतलब है कि वेक्टर बदल गया। यस यार सर, हमने इस चीज से क्या समझा, इस एक्सप्लेनेशन से हम लोगों ने क्या समझा? इससे हम लोगों ने ये समझा है कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो वो बदल जाएगा, अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए तो भी वो क्वांटिटी बदल जाएगी, और अगर दोनों बदल जाएं तब भी वो क्वांटिटी बदल जाएगी। इज इट ओके और नॉट? यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रही ना भाई, डिपेंड करती है वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी, अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी, और अगर दोनों बदल रहे हैं तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। समझ में आई बात, हाँ या ना? सर, तो इसका मतलब Yes, है sir. कि ये जो वेक्टर ए और मैंने वेक्टर बी बनाए हैं, अगर इसमें आपने किसी भी वेक्टर का या दोनों का या किसी एक का डायरेक्शन बदल दिया तो वो वेक्टर बदल जाएंगे यार। फिर वो ए वेक्टर का मान लो आपने डायरेक्शन बदल दिया तो वो वेक्टर ए नहीं रहेगा, वो कुछ और वेक्टर बन जाएगा कि नहीं? इनकेस अगर आपने Yes, वेक्टर sir. बी का डायरेक्शन बदल दिया तो वेक्टर बी नहीं रहेगा, वो कुछ और वेक्टर बन जाएगा नया, क्योंकि आपने डायरेक्शन बदल दी, और डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि आपने वो वेक्टर ही बदल दिया। ठीक है? Yes, sir. अगर आपने वेक्टर ए का लेंथ बदल दिया, लेंथ का मतलब समझते हो ना, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था अभी, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, टेल से हेड तक की डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर किसी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड बदल दिया तब भी वो वेक्टर बदल जाएगा। और अगर आपने इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दिया तब भी वो वेक्टर बदल जाएंगे। तो यार इन शॉर्ट हमें करना क्या है कि हमें ना ही इनका मैग्नीट्यूड बदलना है और ना ही इनका डायरेक्शन बदलना है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. क्योंकि अगर आपने मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों बदल दिया तो अब वो वेक्टर वो नहीं रहे जो पहले थे, अब वो कुछ नए बन गए। ठीक है? तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ करते हैं। होता क्या है देखो, होता ट्रायंगल लॉ में कुछ स्पेशल नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं। क्या होता है कि पहले वेक्टर के हेड को, पहले वेक्टर का हेड आपको ये दिख रहा है जो मैं ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूं, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाएंगे अपन। ठीक है? और कैसे मिलाएंगे? ना ही मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, ना डायरेक्शन बदलनी चाहिए, कुछ बदलना नहीं चाहिए। बस वेक्टर बी जो ऐसे रखा हुआ है उसको पैरेलल लेके आओ, इधर शिफ्ट करा दो। ए वेक्टर पेन जैसे ये है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस तरह से। ठीक है? अब ये दूर दूर है ना, तो आप यार ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी डायरेक्शन को आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इधर कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। ये डायरेक्शन इसकी ऐसी फिक्स रहेगी। तो पहले वेक्टर का ये हो गया हेड, ये हो गया हेड पहले वेक्टर का, और दूसरे वेक्टर का ये हो गया टेल। तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है, तो इसको आप बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करा दो, पैरेलल। क्योंकि जब आप पैरेलल शिफ्ट कराओगे तो ना ही मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है? तो यार वेक्टर ए जो है ना बच्चों, तो वेक्टर ए तो एज इट इज रहेगा। देखो आप, वेक्टर ए का मैंने क्या मैग्नीट्यूड बदला? नहीं। क्या मैंने डायरेक्शन बदला? नहीं। अब वेक्टर बी को आप पैरेलल शिफ्ट कराओ, पैरेलल इसको शिफ्ट कराओ यहां पे इस तरह से, तो ये बन गया हमारा वेक्टर बी। ये देखो आप, बन गया कि नहीं? ये बन गया? बताओ, कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके, तो पहले वेक्टर के हेड को अपन ने दूसरे वेक्टर के टेल से तो मिला दिया। अब लेकिन अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्या चाहिए? रिजल्टेंट। तो अपन क्या करेंगे? पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। मैंने क्या बोला? पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। और एक्चुअल में हम फाइंड क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। तो ये देखो रिजल्टेंट मिल जाएगा अपन को। मेरे ख्याल से इतनी बात में आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो वैसा मैं मान के चलता हूं। बताओ, इफ
you have any doubt, you may ask. Feel free to ask anything related to your study, related to this chapter or बताओ. Clear हुआ? Yes, sir. तनिषा? Yes, sir. Good. In short, ट्राइंगल लॉ से हम लोगों ने क्या समझा है? इन शॉर्ट ट्राइंगल लॉ से हम लोगों ने ये समझा है कि वेक्टर का आपको ना ही डायरेक्शन बदलना है, ना मैग्नीट्यूड बदलना है. पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मान लो ये वेक्टर अगर ऐसा है, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कराओगे तो क्या इसकी लेंथ बदल गई? नहीं. क्या इसकी डायरेक्शन बदल गई? नहीं. डायरेक्शन इसकी इधर थी, इधर ही है. आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ बना दो, आप यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, डायरेक्शन वही है, रहने दो. मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ भी वही है, रहने दो. समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये होता है ट्राइंगल लॉ. ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब पैरेललोग्राम लॉ के बारे में. सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ. एक सेकंड रुकना जरा. तो पैरेललोग्राम लॉ में मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं. एक वेक्टर ये मान लेते हैं, ये हो गया एक वेक्टर हमारे पास, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये हो गया इस तरह से. ठीक है, ये दो वेक्टर हो गए और ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया जहां पे वो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मैंने मान लिया कि कितना है, थीटा है. इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा है. अब हमें तो यार पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पैरेलल है ना. थोड़ा सा और बढ़ा दूं, और इस लाइन को भी आप पैरेलल ऐसे बढ़ा देंगे आगे. तो ये वाली जो लाइन है वो बी के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है वो ए के पैरेलल है. ये तो दिख रहा है आपको डायग्राम से ही, डायग्राम से क्लियर ही हो रहा है. पैरेललोग्राम तो आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, 9th-10th में शायद पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में. सर 9th में भी हम लोग बायो लिए थे, हम लोगों ने मैथ पढ़ी नहीं सर. ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है. मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा बताइए? थीटा. थीटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स कहीं इधर लगा, तो ये ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जाएगी? इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, दो इधर जाएगी, तीन इधर जाएगी, चार कहाँ जाएगी? ये 5. इतने सारे पाथ बना दिए मैंने. बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी? अगर जाती तो कहाँ जाएगी? ये मान लो F1 लगा एक फोर्स और ये लगा F2. बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी? इतने सारे मैंने बना दिए, बताओ ना कौन सा है? 1 2 3 4 5 कहाँ पे? हाँ 1 पे. 1 पे ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कहीं बीच में जाएगी. तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा ना. आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. तो ये रिजल्टेंट क्या होगा? आर वेक्टर. इस रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? आर वेक्टर. ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ऐसा मान लिया हम लोग. वेक्टर ए जो है वो रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है. ठीक है, हाँ. अब इनमें कुछ पॉइंट हैं, उनको मैं नाम दे देता. बताओ इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? इस पॉइंट को कुछ नाम तो देना पड़ेगा मुझे. सी मान लेता हूँ इसको. डी, ये हो गया ई, और ये हो जाएगा एफ. ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स मान. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. आप मुझे जरा ये बता दो कि ये जो ओसी लाइन है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ओसी लाइन का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? ओसी लाइन जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कौन बताएगा मुझे? ये बताइए. ओसी लाइन जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? अरे ए है ना. ओसी लाइन का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है. ओएफ लाइन का मैग्नीट्यूड कितना है? ये बी है. वेक्टर शो कर रहा है कि बी वेक्टर है, लेकिन यार मतलब देखा जाए ओ पॉइंट क्या है दोनों के लिए? टेल. और एफ पॉइंट इसके लिए क्या है? हेड. तो टेल से हेड तक का डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड ही तो होता है. तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा. अब आप मुझे बस इतना बता दो कि सी से लेकर के ई तक की ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ. बी होगा सर. बी होगा क्योंकि वो पैरेलल है. बिल्कुल सही है. यस सर. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. यहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. ये एंगल को हम लोग कितना मान ले रहे हैं? 90. मतलब परपेंडिकुलर है तो मानने की जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने आप 90 है. ठीक है, हम बात कर लेते हैं. एक ट्राइंगल है CDE. ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? CDE. इस ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई कर देते हैं cos थीटा. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस.
यानी CD अपॉन CE होता है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD तो हमें पता नहीं है, लेकिन CE जरूर पता है। तो CE कितना है बताओ आप, इस ट्राइंगल में देख के, मतलब इसमें डायग्राम में देख के आप बताओ CE कितना है। अभी मैंने पूछा था, अभी पूछा था मैं, कितना है CE? बी D है, बिल्कुल सही है। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, b cos थीटा। कितना आ जाएगा ये, b cos थीटा, ठीक है। और इसी ट्राइंगल में ट्राइंगल CDE, इसी ट्राइंगल में अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर DE है और हाइपोटेनियस CE है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, बताओ, DE तो पता नहीं है अपन को कितना है भाई, लेकिन CE जरूर पता है वो कितना है, B है। तो DE की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, B साइन थीटा। आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोल दो इतनी बात। यस सर। गुड। तो एक अपन ने ये निकाल दिया, इस ये जो ट्राइंगल बना ना अपन का, एक मतलब ये ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल में हम लोगों ने एक्चुअल में दो चीजें फाइंड कर ली। एक तो CD का मतलब क्या हो गया, इसका ये बेस, और एक ये DE का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये परपेंडिकुलर। ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। अब मतलब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये चल क्या रहा है, मतलब कि क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। तो यार ये चीजें हम लोग इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जब आप ट्राइंगल देखोगे ना, ट्राइंगल ODE, आप देखो ट्राइंगल पॉइंट O से लेकर देखो पहले D तक, और फिर D से देखो E तक। तो ये ट्राइंगल आप देखो पूरा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना। पूरा ट्राइंगल देखो आप, राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो। देखो ये 90 एंगल है ना, यस सर। ये 90 एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यस और नो, होगा कि नहीं। यस सर। गुड। तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल में वो बचपन में जो थ्योरम नहीं पढ़ते थे अपन, बचपन वाली थ्योरम, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे। तो उसमें क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप ट्राइंगल को देखो और ये जो लाइन मैंने लिखी है उसको देख लो, क्या मैंने गलत लिख दिया क्या, है सही तो है। OE का मतलब हाइपोटेनियस ही तो है इस ट्राइंगल में। O से लेकर के D तक ये पूरा बेस ही तो है, और ये E से लेकर के D तक ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा OE स्क्वायर, तो OE स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, OE का मतलब क्या है, देखो आप OE की वैल्यू कितनी है, ये R है, OE की वैल्यू कितनी है, R है, तो R स्क्वायर। OD अपन को कैसे लिख सकते हैं, OC प्लस CD लिख सकते हैं OD को, यस सर। OC प्लस CD, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस DE को अपन क्या लिख सकते हैं, D को D रहने दो, कोई कुछ नहीं लिखना उसको, हाँ या ना। इतनी बात में कोई डाउट है आपको, प्लीज मुझे बताओ। नो सर। गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज रख देते हैं फिर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू OC कितना है, OC अपने पास कितना है, A है, OC अपने पास A है। ये CD अपने पास कितना है, B cos थीटा है, तो ये हो गया B cos थीटा, इसका कर दिया अपन ने स्क्वायर। और ये D कितना है, D की वैल्यू V sin थीटा है, B sin थीटा, B sin थीटा का होल स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ पे ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, ये पूरा B cos थीटा को B मान लो आप, इस B cos थीटा को आप पूरा B मान लो। तो ये कितना हो जाएगा फिर, A स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 2AB होगा, और प्लस ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा पहले से ही है। अब इन दो टर्म्स में से आप B स्क्वायर को कॉमन कर लो, कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2AB cos थीटा, ये बचेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको आप 1 लिखते हो ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्लास 10 याद वो दिन जब आपने 10th पढ़े, याद आ गए वो दिन। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये 2AB cos थीटा एज इट इज रहेगा, ये 2AB cos थीटा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, ये हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड किया है, रिजल्टेंट फाइंड किया है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, बोलो जल्दी से, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। गुड।
देखो अल्फा एंगल अलग है और थीटा एंगल अलग है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, but alpha is the angle between the resultant of vector A and vector B and vector A. I think this is clear to you. वेक्टर Yes, सॉरी, sir. अल्फा एंगल है वो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, यानी रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का, और थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके गुड। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे थीटा निकाल दिया है। अब हम लोग इसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही थी, यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही थी, ट्राइंगल है ODE। ये पूरा ट्राइंगल, अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ येलो कलर से, ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ODE, ये पूरा ट्राइंगल दिखा आपको, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं tan अल्फा, क्योंकि हमें वो एंगल भी तो पता करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना, ठीक है। तो मैं यही कर देता हूँ साइड में, यही साइड में जगह है, यहाँ पे कर देता हूँ। इसी ट्राइंगल में आप अप्लाई कर दो tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पूरा कितना है, DE है, और बेस ये पूरा कितना है, OD, पूरा बेस कितना है, OD। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताओ मुझे। DE हम लोगों ने फाइंड करा था, ये देखो b sin थीटा। तो DE की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी b sin थीटा, और अपॉन में OD को अपन ने देखो यहाँ पे लिखा था क्या, OC प्लस CD। ये देखो लिखा था अपन ने OC प्लस CD, और OC प्लस CD की वैल्यू कितनी थी अपने पास, A प्लस बी कॉस थीटा। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, A प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब बस आपको ए बी थीटा दिया जाएगा, तो इससे आप कैलकुलेट करके अल्फा निकाल सकते हैं। मैं tan इनवर्स करके नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो कहेंगे कि ये इनवर्स क्या होता है, मतलब, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू इतनी लिख दी, अल्फा यहां से मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट हम लोगों ने जो फॉर्मूला फाइंड करा वो क्या आया था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला। और tan अल्फा का जो वैल्यू निकाला है हम लोगों ने, वो कितना आया है, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये हम लोगों ने tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये tan अल्फा वाला? ये tan अल्फा का फॉर्मूला बच्चे तब यूज करेंगे जब हमको रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालना हो, एंगल निकालना हो, ठीक है। जब हमको रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालना हो, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा है, सर वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना होगा फिर, मतलब ये सिंपल सी लॉजिक है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है। थीटा हो सकता है आपको दिया हो, या आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अल्फा हो सकता है दिया हो, या आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो दोनों एंगल माइनस कर दो, तो आपको ये वेक्टर बी के साथ एंगल मिल जाएगा कि वेक्टर बी के साथ उसने कितना एंगल बनाया, थीटा माइनस अल्फा। सिंपल है, हाँ या ना। ओके, तो यहाँ पे Yes, sir. कुछ केसेस की बात हम लोग करते हैं। जैसे केस फर्स्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो। मैंने देखो पहले बोला था, आप मुझे इतना बताओ थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। यस, ये थीटा जो एंगल है वो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। अब आप मुझे बताओ कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 होने का मतलब है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे फिर तो। भाई जैसे अभी वेक्टर बी ये मान लो, वेक्टर ए ये मान लो, अभी ये ऐसे बना हुआ है डायग्राम, ऐसे डायग्राम है, ये पूरा एंगल थीटा है ना, ये पूरा एंगल थीटा है। अब ये थीटा एंगल 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि वेक्टर बी जो है वो इधर आ गया होगा, ऐसा करके ऐसे हो गया होगा, हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए फिर तो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए, हाँ या ना। यस सर। यानी वेक्टर ए Yes, अगर हम sir. लोगों ने इस तरह से बनाया तो वेक्टर बी यही तो बन गया। तो अब आप मुझे ये बता दो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी तो उसी डायरेक्शन में होगा फिर। यस सर। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने इधर लगाया 3 न्यूटन का फोर्स, उसी डायरेक्शन में आपने 2 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, तो यार ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट कितने फोर्स से आगे चल रही है, 5 न्यूटन से। ये रिजल्टेंट है ना 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा ना फिर।
और रिजल्टेंट कितना होगा, देखो आप यहाँ पे देखो ना, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, देखो तभी तो 5 आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सीधा सीधा ऐड कर दिया। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 है, आप यहाँ पे रख दो, आप यहाँ पे रख दो थीटा, तो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1। 1 ये जो r मिलेगा वो कितना आएगा देखते जाना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की वैल्यू कितना है 1 आ गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, आया ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो इससे जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, a प्लस बी। ये रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट मिला है ना, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है, इससे ज्यादा रिजल्टेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। थीटा की वैल्यू 0 होने पे ही आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है वो सबका सब एक ही डायरेक्शन में हो, तो आपको सबसे ज्यादा रिजल्टेंट उसी केस में मिलेगा। बात आई समझ, आया ना? यस सर। अब आप मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम में ये जो रिजल्टेंट 5 न्यूटन आया, ये 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है? उसी डायरेक्शन में है। अच्छा, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है? 0 0। और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट और 2 न्यूटन के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। 0 ही होगा। और रिजल्टेंट और 3 न्यूटन के बीच का एंगल कितना होगा? 0। वो भी 0 होगा। वही तो मैं Yes, बता रहा हूँ sir. ना कि ये आप देखो, ये रिजल्टेंट है, तो ये वेक्टर ए भी उसी डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी उसी डायरेक्शन में है, और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो ये तीनों जब एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग अल्फा से शो करते हैं ना, ये वही तो tan अल्फा निकाला था। तो यहाँ पे अल्फा कितना आना चाहिए फिर? बोलो बोलो बोलो, अल्फा कितना आएगा फिर? अरे अभी तो बोला आपने, कितना आया था? 0 0 ही आएगा ना। अब भरोसा नहीं है सर हमें तो आप पे, आप ऐसे कह रहे हो, हम मान कैसे? हमें तो मैथमेटिकल प्रूफ करके बताइए आप, तभी हम मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, थीटा की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे। साइन 0 कितना होता है? अरे साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। और a प्लस बी कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये b इंटू 0, तो 0 ही आएगा। डिवाइड किसी भी क्वांटिटी से करो तो 0 ही रहेगा ना। यार जब tan अल्फा की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ना, अल्फा 0 ही डिग्री तो होगा। tan 0 डिग्री 0 होता है, तो इसलिए अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। समझ आई दोनों को? यस सर। गुड यस सर। गुड। दूसरा केस, थीटा की वैल्यू 90 है। 90 का मतलब पता है क्या है? 90 का मतलब पता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, ये 90 है, ये 90 हो गया। तो यार इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा फिर बीच में, आएगा कि नहीं? चलो देखते हैं। आर ये रख दो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 90, cos 90 0 हो जाता है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट मिल जाएगा ना। और tan अल्फा अगर निकालना है आपको, तो यहाँ पे tan अल्फा मतलब अल्फा 0 तो नहीं आएगा ना, मतलब ये एंगल अल्फा है तो कुछ ना कुछ तो है ना वैल्यू उसका, कुछ तो वैल्यू है ना, मतलब 0 तो नहीं है, कुछ है वैल्यू, पता नहीं कितना है, देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो आप। ये साइन 90 कितना हो जाता है? 1, और अपॉन में a प्लस बी कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? b अपॉन a। अब आप सोच रहे हो सर ये b अपॉन a तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई b और a का कोई वैल्यू होगा ना, 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, होगा कि नहीं? क्लियर हो रही बात? बताओ, क्या ये दोनों केस आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में आया ना? यस सर। गुड। अब तीसरा केस है हमारे पास कि अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, अब क्या होगा? थीटा की वैल्यू 180 का मतलब पता क्या है? अपोजिट। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये एंगल हो गया ना 180 का, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब आप यहाँ पे ये डिसाइड कैसे करोगे कि रिजल्टेंट कहाँ गया? रिजल्टेंट ए की तरफ आया या फिर रिजल्टेंट बी की तरफ आया?
ये डिपेंड करेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। बोलो, जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप खींच रहे हो उसको 10 न्यूटन से और यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कहाँ गया? 10 न्यूटन की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ गई? 10 न्यूटन वाले की तरफ गई कि नहीं गई? और अगर इसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे मान लो लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, तो अब रिजल्टेंट कहाँ गया? लेफ्ट में 12 न्यूटन की तरफ। तो डिपेंड करेगा ना, तो रिजल्टेंट यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। अगर वेक्टर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साइड जाएगा, और वेक्टर बी बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ जाएगा। लेकिन आप मुझे इतना बताओ कि ये जो tan अल्फा यानी जो अल्फा एंगल था, वो तो वेक्टर ए के साथ एंगल था ना। याद करो, डायग्राम सोचो, वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया था ना रिजल्टेंट ने। यस सर। तो अगर वेक्टर ए बड़ा हुआ, मैं मान लेता हूं कि अगर वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साइड में ही आ जाएगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मैं अलग कलर से बना देता हूं रिजल्टेंट। ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ एंगल अल्फा कितना होगा? 0, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ पैरेलल है, तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। आएगा कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बी की वैल्यू ए से बड़ी हो जाए, अब क्या होगा? तो ये वेक्टर ए रहा और ये वेक्टर बी रहा। ये मान लो ओरिजिन है जहां पे वो दोनों लग रहे हैं वेक्टर, फोर्स या जो भी है आप मान लो, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट तो वेक्टर बी की साइड में जाएगा ना। तो अब आप मुझे बताओ कि वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल कितना हो गया? ये पूरा एंगल ही तो होगा वेक्टर ए और आर के बीच का। यस सर। तो अभी अल्फा कितना हो गया? अभी अल्फा हो गया 180। अल्फा कितना हो गया? 180। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? क्या ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई? हाँ या ना बोलो। यस सर। दोनों को क्लियर हो गई? तनिषा बताओ। यस सर। वेरी नाइस। तो अब अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो आप रिजल्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लो। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट यहाँ से थीटा की वैल्यू 180 रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा। cos 180 -1 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट को आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे अपन। अच्छा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट तो हट गया, तो रिजल्टेंट जो अपन लिखेंगे वो मैं a माइनस बी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a डिफरेंस b। ये डिफरेंस क्यों आ गया? अरे भाई पता नहीं है ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी, अगर b बड़ा होगा तो b माइनस a। ठीक है, ये डिफरेंस का साइन होता है। जब हमें ये डिफाइन ना हो कि क्वांटिटी बड़ी कौन सी है और उनको हमें माइनस करना हो, तो अपन इस साइन का यूज कर लेते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट आया बच्चों, ये रिजल्टेंट कैसा आया? ये मिनिमम रिजल्टेंट आया, इससे कम कभी नहीं आ सकता भाई। दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, उससे कम रिजल्टेंट भाई कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। बताइएगा। यस सर। वेरी नाइस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में काफी सारी चीजों को स्टडी करा है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का, वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, मतलब सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे। इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये जो कंपोनेंट में इतनी देर से बात कर रहा था, कल हम लोग कंपोनेंट के बारे में और पढ़ेंगे कि कंपोनेंट हम फाइंड करते कैसे हैं, वैल्यू क्या है उस कंपोनेंट की, है ना। जैसे ax है तो ax तो डिनोट करने का तरीका है। जैसे फोर्स है तो फोर्स को अपन f से शो करते हैं, है ना, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 3, 2, 5, 8, -1 क्या? तो वो वैल्यू अपन कल फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने देखा है, ट्रायंगल लॉ। मैंने आपको इसमें बताया कि अपन को वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो इससे वो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे ही अपन को वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कराना है। ठीक है, फिर अपन ने ये देखा पैरेललोग्राम लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का बच्चों आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना ज्यादा यूज होगा। जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तो आपको अपने आप पता चलता जाएगा, अपने आप धीमे धीमे सारी चीजें आएंगी सामने। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये हमारा कुछ केसेस थे रिलेटेड, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आज की Yes, क्लास sir. तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.